नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आईपैक ईडी रेड मामले में गरमाई सियासत। भाजपा ने पूछा क्या छुपा रही है ममता। हाईकोर्ट में ममता के खिलाफ ईडी की अर्जी पर सुनवाई स्थगित। ममता ने ईडी अधिकारियों पर कराई एफआईआर। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार सहित 41 पर आरोप तय। दिल्ली की अदालत ने कहा भूमि हड़पने के लिए संगठित आपराधिक समूह की तरह किया गया काम। एनडीए दलों ने लालू पर साधा निशाना। आतंकवाद के विरुद्ध नेक्स्ट जनरेशन सुरक्षा कवच। गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च की राष्ट्रीय आईईडी डेटा प्रबंधन प्रणाली। आतंकी गतिविधियों की जांच, विस्फोटों के ट्रेंड समझने में मिलेगी मदद। गुजरात में भव्य सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का दूसरा दिन। शनिवार और रविवार को प्रधानमंत्री बनेंगे समारोह का हिस्सा, करेंगे ओमकार मंत्र का जाप। ड्रोन शो का भी करेंगे अवलोकन। रविवार सुबह शौर्य यात्रा में होंगे शामिल। लगातार विरोध प्रदर्शनों के बीच ईरान में इंटरनेट और अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन सेवा बाधित। सुप्रीम लीडर ने बताया अमेरिकी हाथ। भारत की हालात पर नजर। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को भारतीय एआई स्टार्टअप्स राउंड टेबल बैठक हुई। नई दिल्ली में हुई इस बैठक में देश के दिग्गज एआई स्टार्टअप्स शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री से संवाद के बाद इनोवेटर्स ने प्रधानमंत्री के विजन की सराहना की। प्रधानमंत्री अपने निजी जीवन से जो इंसाइट्स लाते हैं वो बहुत ही हमारे लिए टेक्निकल टॉपिक्स में बहुत इंस्पायरिंग था। उन्होंने ये बताया कि भारत में बहुत विविधता है, बहुत भाषाएं हैं, लेकिन उनके बीच एक एकता है एंड एआई से वो निकाल सकते हैं। उन्होंने फ्रांस के उसमें समिट में बताया था कि एक सब राइट हैंड से करते हैं पेंट, क्योंकि राइट हैंड वाले ज्यादा पेंटर होते हैं। किसी ने लेफ्ट हैंड ट्राई करके देखा तो वो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। सो दैट मीन्स कि पीएम जानते हैं वो क्या कह रहे हैं। वो ये भी जानते हैं कि एआई का डिफ्यूजन होना इंडिया में बहुत जरूरी है। वो ये भी जानते हैं कि इंडिया को अगर एआई का विश्व गुरु बनना है तो इंडिया के लिए वो टिपिकल प्रॉब्लम्स जो वर्ल्ड
एक चीफ मिनिस्टर जो संविधान हाथ में रखते हुए ओथ लिया है, उनका इस तरीके से कार्रवाई सीधा संविधान के ऊपर हमला है। अगर सब कुछ साफ सुथरा नहीं होगी तो क्यों ममता बनर्जी को वहां दौड़ लगाने पड़ी किसी को बचाने के लिए? अंदर जांच पड़ताल हो रही थी, सारे कागजात टटोलने जा रही थी, तो उस समय ममता बनर्जी क्यों गई? भ्रष्टाचार के एक मामले में गुरुवार को ईडी ने पश्चिम बंगाल और दिल्ली में 10 जगहों पर छापेमारी की थी, लेकिन आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी की खबर का पता चलते ही ममता बनर्जी इसे राजनीतिक रंग देने में जुट गई हैं। हालांकि ईडी ने गुरुवार को ही साफ कर दिया था कि यह तलाशी किसी भी चुनाव से जुड़ी नहीं है और मनी लॉन्ड्रिंग पर रेगुलर कार्रवाई का हिस्सा है। तलाशी पूरी तरह से तय कानूनी सुरक्षा उपायों के अनुसार की जा रही है। फिर भी ममता बनर्जी इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दे रही हैं। अब इससे राज्य की राजनीति गरमाई हुई है। भाजपा पूछ रही है, इस ग्रीन फाइल में आखिर ममता की जान क्यों अटकी हुई है? कहीं इस बौखलाहट के पीछे भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश तो नहीं? कोलकाता से प्रसेनजीत बख्शी और सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वरिष्ठ नेता शुवेंदु अधिकारी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी की चल रही जांच से ध्यान हटाने के लिए उनके खिलाफ निराधार और मान हानिकारक बयान दिए। अधिकारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री के साथ कथित कोयला घोटाले से जोड़ा, जबकि इसके कोई सबूत नहीं है। इसके जवाब में अधिकारी ने अपने वकील के जरिए ममता बनर्जी को 72 घंटे के भीतर सभी कथित सबूत पेश करने का कानूनी नोटिस भेजा है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वे मानहानि के तहत दीवानी और आपराधिक कार्रवाई करेंगे। जमीन के बदले रेलवे में नौकरी, इस बहुचर्चित घोटाले में अब कानून ने अगला बड़ा कदम उठा लिया है। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें उस वक्त और ज्यादा बढ़ गई जब दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कर दिए। पूर्व रेल मंत्री लालू यादव समेत उनके परिवार के कई सदस्यों पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप तय हुए हैं। यह मामला उस दौर से जुड़ा हुआ है जब रेलवे में नौकरियों को कथित तौर पर सौदेबाजी का जरिया बनाया गया। पूरे मामले की हर परत इस खास रिपोर्ट में देखिए। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत ने आरोप तय करने का आदेश दिया। अदालत ने राजद प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, पत्नी राबड़ी देवी, बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप, बेटियों मीसा भारती और हिमा यादव के साथ 43 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए, जबकि रेलवे अधिकारियों समेत 52 लोगों को बरी कर दिया गया। इन सभी पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी से जुड़ी धाराओं में आरोप तय किए गए हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि भूमि हड़पने के लिए संगठित आपराधिक समूह की तरह काम किया गया। रेल मंत्रालय को निजी जागीर की तरह इस्तेमाल कर आपराधिक गतिविधि को अंजाम दिया गया। सरकारी नौकरी को सौदेबाजी के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। यादव परिवार ने रेलवे अधिकारियों और करीबी सहयोगियों की मिलीभगत से जमीन हासिल की। यह मामला 2004 से 2009 के बीच भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य जोन में ग्रुप डी के श्रेणी में भर्तियों से जुड़ा है। उस समय लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि भर्ती होने वालों से जमीन ली गई थी। जमीनें लालू परिवार के सदस्यों या सहयोगियों के नाम कराई गई। यह कृत्य आपराधिक कदाचार और साजिश के तहत किया गया। लालू परिवार पर आरोप तय किए जाने के बाद एनडीए ने जोरदार कटाक्ष किया है। वहीं राजद इस मामले को सियासी बता रही है। लालू यादव परिवार के गुनाह की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। पूरे परिवार ने नौकरी देने के बदले जमीन लिखाई। कोर्ट ने क्या कहा है कि प्रथम दृष्टया यह परिवार एक क्रिमिनल एंटरप्राइज की तरह काम कर रहा है। इनका काम ही बिहार को लूटना रहा है। राजनीति तो एक निमित्त मात्र है। लालू प्रसाद जी का परिवार क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चला रहा था। बिहार में समाजवादी आंदोलन पर कलंक का दाग लगा दिया। तो ऐसी स्थिति में तो स्वाभाविक है न्यायपालिका ने जो भी सक्षम आदेश दिया है, हमारी उम्मीद है कि न्यायपालिका अब शीघ्र सुनवाई करके निष्पादन की कार्रवाई करे और संपत्ति को जब्त करके वहां अनाथालय, वहां विधवाश्रम, वहां अत्यंत पिछड़ा छात्रावास यह बनाना चाहिए। साजिश और षड्यंत्र के तहत
ये सरकार के जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार को फंसाने का काम किया है। जो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते वो जांच एजेंसियों के माध्यम से लालू जी के परिवार को परेशान करने का काम दशकों से कर रहे हैं। दिल्ली की अदालत अब इस मामले को 29 जनवरी को सुनवाई करेगी। उस दिन सभी आरोपी अदालत के सामने पेश होंगे, आरोपों को लेकर अपना पक्ष रखेंगे। आरोप तय होने के बाद लालू परिवार की कानूनी मुश्किलें बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अब कानून व्यवस्था के बड़े मामले में तब्दील हो गई है। हिंसा और पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि कई अन्य आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। सोशल मीडिया पर माहौल भड़काने वालों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है और कई इन्फ्लुएंसर्स पुलिस की रडार पर है। घटना के बाद पूरे इलाके में कड़ी सुरक्षा के बीच हालात काबू में रखे गए हैं। देखिए तुर्कमान गेट से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। मंगलवार रात दिल्ली के तुर्कमान गेट पर अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने के दौरान हुई हिंसा के मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर भड़काऊ पोस्ट के आरोप हैं, जो पुलिस की रडार पर हैं। जामिया की रहने वाली एक महिला इन्फ्लुएंसर को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पुलिस भड़काऊ पोस्ट फैलाने वाले ग्रुप्स पर भी नजर बनाए हुए है और इनकी बारीकी से जांच की जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडिशनल सीपी नितिन वल्सन साहब हैं। सर, इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन मतलब स्पेशल टीम बनाया है, इन्वेस्टिगेशन टीम, स्पेशल टीम विच इज़ एक्सक्लूसिवली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट इन्वेस्टिगेशन। एक इंस्पेक्टर, 4 सब इंस्पेक्टर्स हैं और एसीपी ऑपरेशन सुलेखा IPS इज ओवरऑल सुपरवाइजिंग दैट केस। तो उसमें हमने अलग अलग टीम्स बनाया। एक सब इंस्पेक्टर की टीम जो है, जो स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट में रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए टीम बनाया। दूसरा एक टीम बनाया सब इंस्पेक्टर का, वो एक्चुअली वो सोशल मीडिया में जो प्रोवोकेटिव स्पीच और प्रोवोकेशन के है उन लोगों को चेक करने के लिए किया। तुर्कमान गेट स्थित फैज इलाही मस्जिद में शुक्रवार कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्वक नमाज अदा की गई। हालांकि लोगों की संख्या काफी कम थी। दिल्ली पुलिस और मस्जिद कमेटी की तरफ से ये अपील की गई थी कि लोग अपने घर पर रहकर ही नमाज अदा करें या फिर पास की किसी और मस्जिद में जाकर नमाज अदा कर सकते हैं। पत्थरबाजी के मामले में दिल्ली पुलिस ने 25 और आरोपियों की पहचान की है, जिनकी तलाश की जा रही है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान मौके पर मौजूद समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी से भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजेगी। फिलहाल पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। दिल्ली पुलिस समय समय पर फ्लैग मार्च भी कर रही है। सोशल मीडिया पर लगातार लोगों को भड़काने वाले जो मैसेजेस हैं, जो वीडियोस हैं, वो सर्कुलेट किए जा रहे थे और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस को इस बात का शक है कि ये पूरा जो मामला है उसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। तो अब इस पूरे मामले की षड्यंत्र के तौर पर भी जांच की जा रही है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ दिवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और भारतीय रेलवे ने नए साल की शुरुआत के साथ ही एक महत्वाकांक्षी और व्यवस्थित सुधार योजना की घोषणा की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में रेल भवन नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया गया कि इस साल 52 हफ्तों में 52 बड़े सुधार लागू किए जाएंगे, यानी हर सप्ताह एक ठोस, दिखाई देने वाला और प्रभावी बदलाव। ये पहल भारतीय रेलवे को और अधिक सुरक्षित, आधुनिक, कुशल और यात्री केंद्रित बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। रेल मंत्रालय का फोकस जिन 52 सुधारों पर है, उनमें से सबसे बड़ा सुधार दुर्घटनाओं में 95% की कमी लाना, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी तैनाती में निवेश। इसके अलावा कवच सुरक्षा प्रणाली को व्यापक रूप से लागू करना, यात्री केंद्रित सुधार पर रेल मंत्रालय का विशेष ध्यान, मुख्य क्षेत्रों में ट्रेनों के रखरखाव और गुणवत्ता में सुधार, विक्रेताओं की जवाबदेही को मजबूत करना, स्टेशनों के पुनर्निर्माण और यात्रियों की सुविधा पर जोर, ट्रेनों और स्टेशनों पर स्वच्छता मानकों को मजबूत करना, वंदे भारत का विस्तार और परिवहन के अन्य विकल्पों में बदलाव, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को प्राथमिकता। इसी तरह से रेलवे हर सप्ताह एक नया सुधार करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज नेशनल IED डेटा मैनेजमेंट सिस्टम NIDMS का शुभारंभ किया। NIDMS आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने का काम करेगा। इस प्रणाली के माध्यम से विस्फोटक सामग्री, इम्प्रोवाइज्ड
एक्सप्लोजिव डिवाइस आईईडी के खतरों से निपटने के लिए देश का एक नया प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। अमित शाह ने कहा है कि इस प्रणाली से आने वाले दिनों में देश में आतंकी घटनाओं का आईईडी वाली घटनाओं के इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस में बहुत मदद मिलेगी। एनआईडीएमएस से देश को आतंकवाद से सुरक्षित बनाने में बड़ा कदम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नेशनल आईईडी डाटा मैनेजमेंट सिस्टम एनआईडीएमएस का शुभारंभ किया। एनआईडीएमएस आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने का काम करेगा। इस प्रणाली के माध्यम से विस्फोटक सामग्री इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी के खतरों से निपटने के लिए देश को एक नया प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। अमित शाह ने कहा कि इस प्रणाली से आने वाले दिनों में देश में आतंकी घटनाओं, आईईडी वाली घटनाओं के इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस में बहुत मदद मिलेगी। एनआईडीएमएस देश को आतंकवाद से सुरक्षित बनाने में बड़ा कदम है। एनआईडीएमएस एक सुरक्षित राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से देश भर की बम विस्फोट संबंधी घटनाओं का संगठित रूप से सटीक विश्लेषण किया जा सकेगा। इससे केंद्र एवं राज्यों की जांच एजेंसियों, आतंकवाद निरोधक संगठनों और सभी सीएपीएफ को डेटा तत्काल उपलब्ध हो सकेगा। एनआईडीएमएस एक सुरक्षित राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से देश भर की बम विस्फोट संबंधी घटनाओं का संगठित रूप से सटीक विश्लेषण किया जा सकेगा। ये प्लेटफॉर्म आईईडी संबंधित डेटा को संकलित करने, मानकीकृत करने, संयोजित करने और सुरक्षित तरीके से साझा करने की प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करेगा। एनएसजी के मानेसर सेंटर में नेशनल आईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसकी शुरुआत की गई है, यानी कि एनआईडीएमएस की शुरुआत की गई है और ये सेंटर स्थापित किया गया है। यहाँ पर देश भर में जो 1999 के बाद जो भी आईडी ब्लास्ट हुए हैं उसका पूरा डेटा यहाँ पर डिजिटल रूप में यहाँ अवेलेबल रहेगा और वहाँ पर पूरी जानकारी इसमें रहेगी कि कहाँ पर किस समय कौन सा ब्लास्ट हुआ, उसकी क्या इंटेंसिटी थी, किस तरीके से उस ब्लास्ट में किस तरीके का पैटर्न जो था उसका उपयोग किया गया है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ मैप के माध्यम से कि पूरी यहाँ पर वो मैप के माध्यम से आप डिस्प्ले किया गया है कहाँ कहाँ कब कब ब्लास्ट हुए और किस तरीके का ब्लास्ट था और पूरा ये एनालिसिस जो है इस पूरे सिस्टम में ये फीड रहेगा, स्टोर रहेगा। गृह मंत्री ने कहा देश के लगभग 100% यानी 17,741 पुलिस स्टेशन सीसीटीएनएस से जुड़े हुए हैं जिससे उनका ऑनलाइन डेटा उपलब्ध हो जाता है। ICJS-2 वन डेटा वन एंट्री की अवधारणा वाला एक नेक्स्ट जेन डेटा सेविंग सिस्टम के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि 22,000 अदालतें ई प्रिजन के माध्यम से लगभग 2 करोड़ 20 लाख कैदियों और ई प्रोसिक्यूशन के माध्यम से 2 करोड़ अभियोजनों के डेटा के अलावा ई फॉरेंसिक के माध्यम से 31 लाख सैंपलों के परिणाम और NAFIS के माध्यम से 1 करोड़ 21 लाख फिंगरप्रिंट्स का रिकॉर्ड आज एक क्लिक पर उपलब्ध है। एनआईडीएमएस से देश भर में बम विस्फोटकों के बिखरे डेटा को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में करने से देश भर की सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी मदद तो मिलेगी ही, साथ ही ये देश भर में अन्य डेटा के साथ जुड़कर एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड भी तैयार करेगा। डीडी न्यूज के लिए मानेसर से अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट। रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका द्वारा दी जा रही धमकियों का विदेश मंत्रालय ने दो टूक जवाब दिया है। भारत ने कहा है कि देश की जनता की जरूरतों के हिसाब से प्रधानमंत्री कार्यालय नीतियां तय करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं के सवालों के जवाब में ये बातें कही और विदेश मंत्रालय के रुख से अवगत कराया। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को साप्ताहिक ब्रीफिंग में अमेरिकी कांग्रेस में प्रस्तावित विधेयक पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत ऊर्जा आपूर्ति के सवाल पर वैश्विक बाजार की परिस्थितियों को देखते हुए 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किफायती और विविध स्रोतों से ऊर्जा हासिल करने पर जोर देता रहेगा। भारत अमेरिका व्यापार समझौते की प्रगति पर अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक के बयान से उन्होंने असहमति व्यक्त की और कहा कि वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच 8 बार फोन पर बातचीत हो चुकी है, जिसमें साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। इस बिल को हम लोग बड़े ध्यान से जो भी उनके साथ जो गतिविधियां हो रही है उस पर हम ध्यान अपना केंद्रित किए हुए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ तक ऊर्जा स्रोतों का सवाल है उससे आप भली भांति वाकिफ है कि हमारा क्या रवैया है, क्या हमारा अप्रोच है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से अमेरिका के हटने के फैसले पर भारत ने बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। On international solar alliance,
You would have seen, and we have seen the announcement that the US government made, where they opted out of several international organizations, including bodies of the United Nations. They also opted out of International Solar Alliance. On our part, we continue to push for or advancing its goals. India stands for multilateralism and believes that global issues needs consultative and collaborative action by all countries. भारत ने इजराइल द्वारा सोमालीलैंड को मान्यता देने का समर्थन नहीं किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने इस बारे में पूछे गए सवाल पर कहा कि भारत और सोमालिया के बीच लंबे समय से संबंध हैं और वो देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के पक्ष में हैं। सोमालिया के साथ हमारे पुराने संबंध हैं। हमारा पक्ष ये है कि इस देश की जो क्षेत्रीय अखंडता है और उसकी जो संप्रभुता है उसका आदर किया जाए। तो ये हमारा पक्ष है सोमालिया को लेके। बांग्लादेश में खासकर अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार हमले पर क्षोभ जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि वहां की अंतरिम सरकार को ऐसे आतताई तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने शक्सगाम घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे निर्माण पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि वो इलाका भारत का अविभाज्य अंग है और भारत ने न तो इस मामले में कभी भी चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को मान्यता दी है और न ही CPIC को। अखिलेश सुमन के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार और रविवार को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यक्रम की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हमारी आध्यात्मिक परंपरा का एक सशक्त प्रतीक है जिसे देश भर में पूरी श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में कल रात करीब 8 बजे सोमनाथ मंदिर में ओमकार मंत्र के दिव्य जाप का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिलेगा। इसके अगले दिन सुबह लगभग 9:45 पर मां भारती की अनगिनत वीर संतानों को समर्पित शौर्य यात्रा में शामिल होने के बाद मंदिर में दर्शन और पूजन करूंगा। इसके बाद यहां एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने का सुअवसर भी मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को लेकर एक मनमोहक वीडियो अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो के साथ उन्होंने लिखा है कि भगवान श्री सोमनाथ सृष्टि के कण-कण में विराजते हैं। उनकी अखंड आस्था अनंत काल से निरंतर प्रवाहित हो रही है। वे सदैव भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रतीक रहेंगे। ज्योति से जगमगते तुम, हम भक्तों का तुम ही लक्ष्य। सरदार कपड़ का फल हो तुम दिव्य
और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रेलवे में सेफ्टी को और मजबूत करते हुए 2014 के बेस लाइन की तुलना में दुर्घटनाओं में 90 से 95% तक कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने 6 नए संकल्पों का जिक्र करते हुए बताया कि वर्ष 2026 में 52 हफ्तों के दौरान 52 बड़े रिफॉर्म्स लागू किए जाएंगे। इसके साथ ही रेलवे की मेंटेनेंस और ट्रेनिंग व्यवस्था को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा और इंडस्ट्री के सहयोग से गति शक्ति विश्वविद्यालय के माध्यम से नए प्रयोग किए जाएंगे। रेल मंत्री ने यह भी कहा कि रेलवे से कॉलोनियल माइंडसेट हटाने, डिवीजनों के नाम बदलने और भारतीय परंपराओं व वेशभूषा को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया है। 6 नए संकल्प लिए गए। सेफ्टी में उसको 95% रिडक्शन ऑफ द बेसलाइन ऑफ 2014, 2026 के 52 वीक्स में 52 रिफॉर्म्स किए जाएंगे। मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस को टोटली नए तरीके से रिफॉर्म करेंगे उसमें, और विश्व की बेहतरीन मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस को भारत में लाया जाए। ट्रेनिंग के नए मेथड्स का, और इसके लिए इंडस्ट्री के साथ जुड़कर गति शक्ति विश्वविद्यालय को उसका फोकस बनाकर कई नए प्रयोग, कई नए तरीके इसमें किए जाएंगे। और छठा बड़ा संकल्प लिया है, 6th बड़ा संकल्प लिया है रेलवे से कॉलोनियल माइंडसेट को हटाने का। जैसे अंग्रेजों ने एक काला कोट पहनने की नई प्रथा बनाई थी, उस प्रथा को आज के बाद रेलवे में बंद कर दिया जाएगा। भारत की वेशभूषा पहने, अपने तरीके से रहें, कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजों वाली ये जो फॉर्मल ड्रेस है, उस ड्रेस को हम कंपल्सरी नहीं रखेंगे, कोई अपनी इच्छा से पहने, जरूर पहने। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में रेलवे के 100 अधिकारियों को 70वां अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 प्रदान किया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के कर्मचारियों की मेहनत को सराहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत रेलवे में बड़े बदलाव हो रहे हैं। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे को रिकॉर्ड बजट मिला, जिसका रिकॉर्ड उपयोग हुआ। 2014 में मोदी जी ने आते ही सबसे पहले रेलवे पे फोकस करके रेलवे के बजट को बढ़ाना चालू किया। जैसे जैसे रेलवे के एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी बढ़ी, वैसे वैसे बजट बढ़ के आज एक रिकॉर्ड लेवल पे है, और उस रिकॉर्ड लेवल के बजट का भी दिसंबर के एंड तक रिकॉर्ड यूटिलाइजेशन हुआ है। 80% यूटिलाइजेशन, शायद ही किसी और डिपार्टमेंट का, किसी और मिनिस्ट्री का इस लेवल का यूटिलाइजेशन दिसंबर के एंड में हुआ होगा। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उस विजन को, उस संकल्प को अपनी टीम बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कर रही है। और रेल मंत्री ने आगामी वर्षों में रेलवे के लिए बड़े रिफॉर्म्स की घोषणा की, जिसमें 52 बदलाव और नए ट्रेनिंग पैरामीटर शामिल हैं। साथ ही रेलवे में कॉलोनियल माइंडसेट को समाप्त करने का भी आह्वान किया। ट्रेनिंग को सबके लिए कंपलसरी किया जाएगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस लेवल में पहुंचेंगे, उस सिस्टम में आएंगे जिसमें ट्रेनिंग और ट्रेनिंग में पास हुए बिना आप ऊपर नहीं चढ़ सकते। कॉलोनियल माइंडसेट को पूरी तरह से हटाना, आज उसका पहला अनाउंसमेंट करते हैं। हमारा जो ये बंद गले का सूट, काला सूट अंग्रेजों ने चालू किया था, आज फॉर्मल ड्रेस नहीं रही। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के एम्स कल्याणी का दौरा कर स्वास्थ्य सेवाओं और भविष्य के विस्तार योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने ट्रामा इमरजेंसी सेवाओं और अत्याधुनिक कैंसर उपचार सुविधाओं का भी उद्घाटन किया। उन्होंने न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम का भी उद्घाटन किया, जिससे महत्वपूर्ण नमूनों को अस्पताल के अंदर तेजी से और सुरक्षित रूप से पहुंचाने में दक्षता बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने क्लिनिकल सेवाओं, मरीजों के भार और भविष्य की योजनाओं पर बैठक की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुलभ व किफायती स्वास्थ्य सेवा की प्रतिबद्धता को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ उद्योग से जुड़े साझेदारों और शिक्षाविदों को स्क्रैमजेट इंजन के सफल जमीनी परीक्षण के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि लंबे समय तक किए गए सफल
परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम को मजबूत आधार मिला है। ये देश की रक्षा तकनीक के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। बता दें कि हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला ने हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। DRDO ने 9 जनवरी 2026 को अपनी अत्याधुनिक स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप सेट टेस्ट सुविधा में सक्रिय रूप से इसे ठंडा किए गए और स्क्रैमजेट इंजन के पूर्ण आकार वाले दहन कक्ष का सफलतापूर्वक लंबे समय तक जमीनी परीक्षण किया। ये परीक्षण हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में विशिष्ट अतिथियों के लिए एट होम रिसेप्शन का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर डाक विभाग द्वारा निमंत्रण पत्र का वितरण किया जा रहा है। ओडिशा के लखनपुर के बधिरों के लिए हैप्पी हैंड्स स्कूल के संस्थापक और निदेशक डॉक्टर शिवाजी पांडा को भी ये निमंत्रण दिया गया है। मैं वाकई बहुत खुश हूँ, बहुत सरप्राइज हुआ। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मुझे इनविटेशन दिया अपने घर में 26 जनवरी में आने के लिए। यहाँ तो हैप्पी हैंड स्कूल में बिल्कुल गांव में है हम लोग, और जितना हमने सालों तक काम किया हमारी पूरी टीम के साथ, हमारे बच्चे जो इतने स्मार्ट बन रहे हैं वो सब देखेंगे कि हमारे काम को कितना अभी रिकॉग्निशन मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। और वहीं दिल्ली में एम्स के प्रोफेसर गोविंद के माखरिया को भी राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले एट होम रिसेप्शन का निमंत्रण दिया गया है। और दिल्ली में JNU के प्रोफेसर जगदीश गुप्ता कापूगंटी को भी राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले एट होम रिसेप्शन का निमंत्रण दिया गया है। रिसेंटली मुझे प्रेसिडेंट्स के द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है। अभी मुझे सेकंड टाइम एट होम रिसेप्शन के लिए इनविटेशन किया गया है। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू respected President of India for this invitation. और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत फ्रांस संसदीय मैत्री समूह और फ्रांसीसी सांसदों के साथ अहम मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच वैश्विक मौजूदा हालात, उभरती तकनीकों के प्रभाव और वैश्विक कार्यस्थल को सक्षम बनाने जैसे अहम मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। बैठक में भारत और फ्रांस के बीच साझा रणनीतिक सोच के आधार पर द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने की दिशा में चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत फ्रांस साझेदारी ने न केवल ये मजबूत है बल्कि भविष्य में और व्यापक भूमिका निभा सकती है। नेशनल कैपिटल रीजन में प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्ती जारी है। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन यानी कि CAQM ने बड़ी कार्रवाई करते हुए NCR की 16 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को बंद करने के आदेश दिए हैं। जांच में सामने आया है कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगातार गंभीर रूप से पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर रही थी। बंद की गई यूनिट्स में 14 हरियाणा के सोनीपत से हैं, जबकि एक यूनिट NCR यूपी और NCR राजस्थान में स्थित है। उधर हिमाचल प्रदेश में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सिरमौर जिले के हरिपुर धार में प्राइवेट बस हादसे का शिकार हुई है। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। ये बस शिमला से कुपवी जा रही थी और इस दौरान हरिपुर धार में हादसे का शिकार हो गई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक बस में करीब 45 सवारियां थीं। फिलहाल कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। रेस्क्यू टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है। घटना पर दुख जताते हुए SDM सुनील कायत ने कहा है कि सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मामले की जांच की जा रही है। इंजर्ड हैं 45 टोटल, उसमें पैसेंजर्स थे। सारे इंजर्ड्स हमने डिफरेंट हॉस्पिटल्स को, कुछ लोग हमने 2 लोग शिमला भेजे हैं, 7 लोग संगड़ा भेजे हैं और बाकी लोग नाहन हॉस्पिटल रेफर किए हैं। और अभी प्रारंभिक तौर पर तो ये नहीं बताया जा सका कि एक्सीडेंट किस वजह से हुआ है। इसकी एक डिटेल इंक्वायरी की जाएगी।
और वहीं हिमाचल के सिरमौर में बस दुर्घटना को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया है। राष्ट्रपति भवन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में हुई बस दुर्घटना में यात्रियों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के प्रति मैं गहन शोक संवेदना व्यक्त करती हूँ। मैं घायल व्यक्तियों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना करती हूँ। शुक्रवार को राजधानी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने अपने आवास पर तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार से आए 200 से ज्यादा युवा छात्र छात्राओं के साथ संवाद किया। ये युवा छात्र राष्ट्रीय युवा महोत्सव के अंतर्गत भारत मंडपम में आयोजित हो रहे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने इन छात्रों के अनुभवों को सुना और उनके प्रयासों को सराहा। इस मौके पर छात्र और छात्राओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और इस संवाद कार्यक्रम की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री को बोलता हूँ, जब वो बोलेंगे इस पॉलिसी को मेक करना है, जियो पॉलिटिकली ये एक्टिवेट करेगा। सो इसलिए मैं थैंक करता हूँ ऐसा एक प्लेटफॉर्म पूरे यंगस्टर्स को देने के लिए। भारत के अनेक सारे युवाओं, भारत के कई कोने कोने की जगह से युवाओं आके, ये प्लेटफॉर्म इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। ये हमारा टैलेंट्स को एग्जिबिट करने के लिए और पॉलिसी मेकर्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमें बहुत हेल्पफुल कर रहा है। We got to meet a lot of people from different states. Around 3,000 participants were there, and it was a great networking platform, as well as we were able to understand different cultures also. So for me and my team, it is like the greatest experience ever. Because many a times we have seen that when we draw the map of India, Andaman is always excluded. Mostly Andaman is not visible. And now representing Andaman and Nicobar Islands in such a platform, in a national level, is such a huge thing for all of us. We are all proud of it. We got very new members to meet. We learnt many things and met many educated and domain experts, and we could communicate with them and share our experiences. डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को पहचान देने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उनके चयनित कंटेंट को डीडी न्यूज़ पर प्रसारित किया जाएगा। डीडी न्यूज़ पर क्रिएटर्स कॉर्नर नाम से प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम को आज दिल्ली में सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया। क्रिएटर्स कॉर्नर का प्रसारण डीडी न्यूज़ पर सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे होगा। इस कार्यक्रम के लॉन्च के मौके पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी और डीडी न्यूज़ की महानिदेशक ममता वर्मा सहित सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2026 प्रसार भारती के लिए बड़े सुधारों का वर्ष होगा। क्या आप भी एक कंटेंट क्रिएटर हैं और चाहते हैं कि आपका कंटेंट सिर्फ मोबाइल तक नहीं, पूरे देश तक पहुंचे? तो डीडी न्यूज़ लाया है आपके लिए क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां आप अपने बनाए हुए कंटेंट को राष्ट्रीय स्तर पर शोकेस कर सकते हैं। देश के सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज़ ने एक अभिनव प्रयोग की शुरुआत की है। देश भर के कंटेंट क्रिएटर्स को प्रसार भारती के न्यूज़ चैनल डीडी न्यूज़ पर बड़ा मंच मिल गया है। क्रिएटर्स कॉर्नर के नाम से डीडी न्यूज़ पर नए कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जिसमें प्रतिभाओं को अपना मौलिक कंटेंट साझा करने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री जी हर सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए हमको इंस्पायर करते हैं। उसी कड़ी में आज क्रिएटर्स कॉर्नर लॉन्च हुआ है। हम लोगों का करीब करीब टारगेट है क्रिएटर इकोनॉमी में 1 करोड़ नौजवान जुड़े। 1 करोड़ यूथ विल बी कनेक्टेड थ्रू क्रिएटर्स इकोनॉमी। खास बात यह है कि किसी भी कंटेंट से हुई आय कंटेंट क्रिएटर्स के साथ साझा की जाएगी। प्राइम टाइम पर 7 बजे शाम को डीडी न्यूज़ पर सोमवार से शुक्रवार ये नया कार्यक्रम दिखाया जाएगा। इसका रिपीट टेलीकास्ट भी किया जाएगा। अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं तो अपने मौलिक कंटेंट को डीडी न्यूज़ के जरिए देश दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। लॉन्च द क्रिएटर कॉर्नर इन द डीडी प्लेटफॉर्म। सो दिस डीडी इज गिविंग ए प्लेटफॉर्म टू द content creators. Our Honorable Prime Minister is always encouraging these content creators. For that orange economy last year, we saw that Waves Summit 2025 is a big summit was there. वेव्स सम्मेलन के जरिए पहले भी कंटेंट क्रिएटर्स को बड़ा मंच उपलब्ध कराया है। वैश्विक स्तर पर 5,000 करोड़ का व्यवसाय इसके जरिए हुआ है। क्रिएटर्स को नए बाजार मिले हैं। अब ये पहल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए देश भर में अपनी पहचान बनाने का बड़ा मौका बनेगी। We are going to add this as a very important module in all our channels
so that content creators from all over the country of various languages, regions, genres find an opportunity to not just provide their content on their respective platforms and to their respective followers, but will also get an opportunity to put out their content on the public broadcaster. ये क्रिएटर्स कॉर्नर एक कार्यक्रम हमारा जो आज से शुरू होगा, इसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न विषयों पर अपना कंटेंट बनाकर जो कंटेंट क्रिएटर्स सोशल प्लेटफॉर्म्स पर डाल रहे हैं, उनके लिए एक ये अवसर रहेगा कि वो अपने कंटेंट को हमारे दूरदर्शन के प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचा सकें। इससे एक तो उनको नई ऑडियंसेस भी मिलेंगी और साथ ही साथ जो कंटेंट बनाने वाले लोग हैं उन्हें एक ये प्रोत्साहन भी मिलेगा कि राष्ट्रीय प्रसारक के रूप में दूरदर्शन के द्वारा भी उनको एक रिकॉग्निशन, एक पहचान मिल रही है। डीडी न्यूज की ये पहल अपने आप में अनोखी है। जाहिर है इससे देश के कंटेंट क्रिएटर्स को एक बड़ा मंच मिलने वाला है। न केवल दर्शकों तक उनकी पहुंच बढ़ेगी, बल्कि डीडी न्यूज के प्लेटफॉर्म के जरिए पहचान भी बनेगी। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को पहचान देने और उन्हें प्रोत्साहित करने के विजन के अनुरूप प्रसार भारती क्रिएटर्स कॉर्नर की शुरुआत कर रहा है। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्रिएटर्स कॉर्नर कार्यक्रम को लॉन्च किया और इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री का हमेशा विजन रहा है कि कंटेंट क्रिएटर्स को एक मंच मिले। डीडी न्यूज कंटेंट क्रिएटर्स को एक मंच दे रहा है ताकि वो जन जन तक अपनी बात पहुंचा सकें। ये क्रिएटर्स कॉर्नर एक कार्यक्रम हमारा जो आज से शुरू होगा, इसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न विषयों पर अपना कंटेंट बनाकर जो कंटेंट क्रिएटर्स सोशल प्लेटफॉर्म्स पर डाल रहे हैं, उनके लिए एक ये अवसर रहेगा कि वो अपने कंटेंट को हमारे दूरदर्शन के प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचा सकें। इससे एक तो उनको नई ऑडियंसेस भी मिलेंगी और साथ ही साथ जो कंटेंट बनाने वाले लोग हैं उन्हें एक ये प्रोत्साहन भी मिलेगा कि राष्ट्रीय प्रसारक के रूप में दूरदर्शन के द्वारा भी उनको एक रिकॉग्निशन, एक पहचान मिल रही है। और लखनऊ की केजीएमयू में महिला डॉक्टर के साथ शारीरिक शोषण करने और जबरन धर्मांतरण कराने की कोशिश मामले में आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन की गिरफ्तारी की गई है और पुलिस ने थाना ठाकुरगंज के हुसैनाबाद इलाके में स्थित किराए के फ्लैट से डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी डॉक्टर पर 50,000 रुपए का इनाम था। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी की है। 23 दिसंबर 2025 को केजीएमयू की एक मेडिकल छात्रा ने थाना चौक पर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उसके सीनियर डॉक्टर रमीजुद्दीन उर्फ रमीज ने उसके साथ उसका शारीरिक शोषण किया है और जब उसने उसके शादी की बात की तो उसने उसके धर्म परिवर्तन का दबाव डाला है। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के दौरान एक अन्य मेडिकल छात्रा द्वारा ये आरोप लगाया गया कि उसके साथ भी रमीजुद्दीन ने इसी तरह का कृत्य किया है कि अभियुक्त रमीजुद्दीन, जो कि न्यूरिया जनपद पीलीभीत का रहने वाला था, वो फरार चल रहा था। उस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित था। इस सूचना पर डीसीपी पश्चिम की सर्विलांस टीम और इंस्पेक्टर चौक की टीम ने उसको गिरफ्तार किया और उसको न्यायिक अपेक्षा में भेज दिया। और निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के लिए बुक अ कॉल विद बीएलओ सुविधा शुरू की है और इस सुविधा के तहत अब मतदाता अपने बूथ लेवल अधिकारी से सीधे संपर्क कर सकते हैं। ये सुविधा मतदाता सूची या एसआईआर से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए अत्यंत उपयोगी है। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या ECINET पर लॉगिन करके मतदाता इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। लॉगिन करने के बाद बुक अ कॉल विद बीएलओ विकल्प चुनने पर बीएलओ 48 घंटे के भीतर मतदाता से संपर्क करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी मतदाताओं से इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है।
भारतीय ओलंपिक संघ ने अहमदाबाद में हुई अपनी वार्षिक आम बैठक में राष्ट्रीय खेल महासंघों को दी जाने वाली वार्षिक अनुदान राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है और इसके साथ ही राज्य ओलंपिक संघों को दी जाने वाली वार्षिक सहायता राशि भी पहले के 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। इस एजीएम में खिलाड़ियों के प्रतिनिधियों, राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधियों और IOA के पदाधिकारियों ने भाग लिया है। बैठक का उद्देश्य पिछले कुछ वर्षों में किए गए कार्यों की समीक्षा करना और भारत में ओलंपिक आंदोलन के भविष्य की दिशा तय करना था। IOA की ये एजीएम लगभग 3 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित की गई है। इससे पिछली एजीएम में मार्च 2023 में हुई थी। Now we are going to initiative enhance the money of the every federation we give. Like earlier it was 7 lakhs, now we made it 20 lakhs for the every federations, and for every state Olympic Association earlier it was 7 lakhs and we made it to 10 lakhs. So then whatever players want, we wanted to make IOAs and athletic centric, and whatever the players need when they go for the competition and supporting system and IOA ready to provide. पूर्व निशानेबाज और शूटिंग कोच नवनाथ फटतरे ने खेलो इंडिया बीच गेम्स में युवा खिलाड़ियों के लिए इसे अहम बताया है और उन्होंने कहा है कि पिछले 10 सालों में खेल के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। आज खिलाड़ियों को खेलो इंडिया के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। पूर्व निशानेबाज और शूटिंग कोच नवनाथ फटतरे से बात की है हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने। देखिए। खेलो इंडिया बीच गेम्स के मंच पर युवा खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से हर किसी को रोमांचित कर रहे हैं, तो इस मंच पर पूर्व खिलाड़ी भी मौजूद हैं जो इन खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने के लिए पहुंचे हैं। मेरे साथ इस वक्त फरतारे सर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे जो कि पूर्व शूटर रह चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। यहाँ युवा खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से एक नई इतिहास लिख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने चालू की है वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छी है, क्योंकि पहले प्लेयर्स को फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने खेलो इंडिया ये जो स्कीम चालू की है उसमें अलग अलग फॉर्मेट में उनको सुविधा प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे जो बीच गेम आयोजित किए गए हैं उसमें बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ उन्होंने दी है और इतने सारे देश से आए हुए प्लेयर को यहाँ पे फैसिलिटी दिया है और उन्होंने खेल का बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। सर खेलो इंडिया के मंच से हमने देखा है कि कई इंटरनेशनल एथलीट निकले हैं, ओलंपिक में मेडल भी लेके आए हैं। खेलो इंडिया के साथ साथ गवर्नमेंट ने और भी कई सारी स्कीम्स लॉन्च की है जो कि खिलाड़ियों को फाइनेंशियल हेल्प भी देते हैं, जैसे टॉप स्कीम है, जैसे खेलो एशियन गेम्स के लिए भी एक स्कीम लॉन्च हुई है। इन सब के बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब तक हम प्लेयर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्टॉप स्कीम चालू की है उसमें ओलंपिक की तैयारी के लिए सब प्लेयर को जो ओलंपिक के लिए प्रोबेबल है उनको वो पूरा सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा एशियन गेम्स के लिए भी अभी उन्होंने स्कीम चालू की है और अभी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स और बाकी फॉर्मेट है उसमें भी वो सब जो प्लेयर्स है उनको स्कॉलरशिप देते हैं, तो उसमें उनका बहुत ही अच्छा प्लेयर्स को फैसिलिटी मिल रही है और सपोर्ट मिल रहा है। सरकार नई खेल नीति लेकर आई है, नया कानून बनाया सरकार ने, इससे खेलों के का जो संगठन है ये जमीनी स्तर पर इसमें कितना सुधार होगा और ये सुधार खिलाड़ियों को किस तरह से लाभान्वित करेगा? अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने खेलो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम लॉन्च की है। उसके अंतर्गत सब स्टेट को उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सपोर्ट किया है और डिस्ट्रिक्ट सेंटर उन्होंने चालू किए हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंटर और उसके साथ खेलो इंडिया एक्सेलेंसी सेंटर स्टेट लेवल पे हर स्टेट को। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।